गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे सिलेबस का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये टॉपिक हमारे सिलेबस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसी के ऊपर हमारा पूरा सिलेबस, एचएपी का पूरा सिलेबस एज वेल एज पूरा फार्मेसी का सिलेबस, फार्मेसी में फार्माकोलॉजी का सिलेबस सेल पे ही टिका हुआ है। जब तक आपने सेल को नहीं समझा, आप आने वाले लेक्चर्स को नहीं समझ पाएंगे। तो प्लीज़ इस लेक्चर को बहुत अच्छे से सुनिएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। और फिर भी यदि आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप मुझसे पर्सनल कांटेक्ट करके अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं। हम देखते हैं सेल क्या होता है। हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि सेल हमारी बॉडी का सबसे बेसिक पार्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, सबसे बेसिक पार्ट होने के साथ में ये हमारे पूरे ह्यूमन बॉडी को बनाने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से मिलके हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी बनती है। तो क्या हुआ, ह्यूमन बॉडी किससे बनी, एक सेल से। तो सेल क्या है ये हम पढ़ते हैं। अ सेल इज द बेसिक लिविंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब सेल क्या है, सेल हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बेसिक लिविंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, सेल क्या करता है, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाता है, मतलब हमारी ह्यूमन बॉडी को बनाता है, उसके स्ट्रक्चर को बनाता है। क्या क्या फंक्शंस हमारे ऑर्गन करेंगे, हमारी बॉडी करेगी, उसको डिसाइड करता है। और हमारी बॉडी कैसे लाइव कंडीशन में रहेगी, क्या प्रोसेस फॉलो होगी, ये सारी चीज़ें किसमें आती है, कौन करता है, एक सेल करती है। तो सेल इज अ बेसिक लिविंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। There are about 200 different types of cell in our body। मतलब हमारी बॉडी में 200 प्रकार के डिफरेंट सेल्स पाए जाते हैं। All cells produced by the process of cell डिवीज़न। जितने भी सेल्स हैं वो क्या किससे बनते हैं, जब भी सेल डिवीज़न का प्रोसेस होता है, सेल डिवीज़न के प्रोसेस से ही नई सेल प्रोड्यूस होती है। अब सेल डिवीज़न क्या चीज़ होती है, आप अभी सिर्फ सेल डिवीज़न को पढ़ें, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसका एक पूरा टॉपिक है सेल डिवीज़न कैसे होता है, वो हम पूरा पढ़ेंगे, इसलिए आप टेंशन ना लें। सेल डिवीज़न को ही आप अभी कंसीडर करें कि सेल डिवीज़न के प्रोसेस से नई सेल बनती है। अभी कैसे बनती है, सेल डिवीज़न क्या होता है, हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सेल बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल बायोलॉजी क्या है, साइटोलॉजी हमने पढ़ी थी जब हमने एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी को पढ़ा था, तब हमने वहाँ पे पढ़ा था साइटोलॉजी, मतलब सेल बायोलॉजी स्टडी ऑफ सेल। तो सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन मतलब सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी करना क्या कहलाती है, सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल इज इंटीमेटली रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। ठीक है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होगा उसी पे डिपेंड करता है कि सेल हमारी कैसा फंक्शन करेगी। सो सेल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल इज इंटीमेटली रिलेटेड टू द इट्स फंक्शन। अब यहाँ पे 2 टाइप्स की सेल होती है। टाइप्स ऑफ सेल में हम देख सकते हैं, पहली होती है प्रोकैरियोटिक सेल, सेकेंड होती है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में छोटा सा डिफरेंस है कि लैक मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड स्ट्रक्चर और यूकैरियोटिक में होता है पोसेस मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हमारी सेल होती है ह्यूमन बॉडी में की जो सेल होती है, अभी हम पहले ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं। उस सेल को एक मेम्ब्रेन कवर करके रखती है, क्लोज करके रखती है, उसको कहते हैं हम सेल मेम्ब्रेन, या फिर वो प्लाज्मा से मिलके बनी होती है तो उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो जो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन से कवर होती है और अपने सारे पार्ट्स अंदर
रखती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो होते हैं, तो उसे हम यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। और जिस सेल के अंदर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लैक होती ही नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। जनरली ये हमारे जो बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, फंगी हो गए, इसमें प्रोकैरियोटिक सेल मौजूद होती है, बट ह्यूमन बॉडी में हमारे यूकैरियोटिक सेल मौजूद होती है जो इनक्लोज स्ट्रक्चर में होती है। तो हमको यूकैरियोटिक सेल पर ही अभी फोकस करना है। बट जब आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, आपको एक सब्जेक्ट आएगा आने वाले सेमेस्टर्स में, उसमें आपको प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर कंसीडर करना है। अब हम बात कर रहे हैं द सेल थ्योरी। सेल की क्या क्या थ्योरी होती है, यहाँ पे हमने 3 थ्योरी देख रहे हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने होते हैं। हमने ऊपर ही पहले बात कर ली कि हमारे बॉडी में 200 से ज़्यादा या 200 तक डिफरेंट टाइप की सेल्स मौजूद होती है। Cells are the basic living unit of structure and function in organism. ऑर्गेनिज्म में बेसिक लिविंग यूनिट होती है सेल, जो वहाँ के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को डिसाइड करती है। ऑल सेल कम ओनली फ्रॉम अदर सेल, ठीक है। जो भी सेल है वो अदर सेल से ही बनती है। अदर सेल, जब भी सेल का डिवीज़न होता है, हमने ऊपर बात की थी सेल डिवीज़न, तो उससे क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। बट जब भी सेल डिवीज़न होता है तो नई सेल डेवलप होती है। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ सेल की। पार्ट्स ऑफ सेल में 3 टाइप के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। पहला होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, जिससे सेल पूरी कवर होती है, ठीक है। सेकेंड होता है साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर साइटोसोल एंड ऑर्गेनेल्स आते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म उस सेल के अंदर, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी केमिकल कंपोनेंट है उसको क्या कहेंगे हम, साइटोप्लाज्म। एंड थर्ड इज दैट न्यूक्लियस, ठीक है। अब हम एक बार सेल का स्ट्रक्चर यहाँ पर भी दिया हुआ है, बट डायग्रामेटिकली हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। डायग्रामेटिकली हम सेल का यदि डायग्राम देखें तो आपको एक सेल नजर आ रही है, ठीक है। सेल के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो हमारी पूरी सेल को कवर करके रखती है। उसके पास ये पूरा कवर करके रखा हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने, इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है। आगे हम बात करते हैं व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या क्या इसमें सब चीजें होती हैं। उसके बाद यहाँ पे वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है, क्रोमेटिन होते हैं, आपको दिख रहे हैं बारीक बारीक से, ये क्रोमेटिन से। न्यूक्लियस होता है, राइबोसोम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ये क्या होते हैं हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, अभी आप केवल नाम सुन लें। गोल्गी बॉडी होते हैं या गोल्गी एपरेटस भी हम इसको बोलते हैं। लाइजोसोम होते हैं, सेंट्रियोल होते हैं, न्यूक्लियस पोर्स होते हैं, न्यूक्लियस के एक कुछ न्यूक्लियस पोर्स होते हैं, पॉलीराइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, राइबोसोम्स हमने देखे, साथ में पॉलीराइबोसोम्स भी होते हैं। रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, 2 टाइप से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, साथ में जुड़े हुए होते हैं। कुछ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं और कुछ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। जिसकी सरफेस रफली होती है उसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसकी सरफेस स्मूथ होती है इसलिए उसको कहते हैं हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ठीक है, ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सेल। एग्जाम में आपको जरूर पूछा जाएगा, 7 नंबर का शायद एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, सेशनल में भी मैं पूछ सकती हूँ वाला क्वेश्चन। तो आपको स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से इसका प्रैक्टिस कर लेना और स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से आपको बना लेना है अपनी कॉपी में। अब हम बात करते हैं बाय वन ये जितने भी कंपोनेंट्स थे उनके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे पहले हम देखते हैं कैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। द मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स, ठीक है, इज कॉल्ड फॉस्फोलिपिड। जो ये मेम्ब्रेन है ये किससे मिलके बनी होती है, प्रोटीन से एंड लिपिड से। प्रोटीन और लिपिड से मिलके जो मेम्ब्रेन बनती है उसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमने जिससे बनी उसको क्या कहा, फॉस्फोलिपिड से, ठीक है। इट बाइंड टुगेदर बाय नॉन कोवेलेंट फोर्स, ठीक है। ये जो मेम्ब्रेन है आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये मेम्ब्रेन है, ये किससे
मिलके बनी है, एक तो फॉस्फोलिपिड से मिलके बनी है और उसके बाद ये आपस में बाइंड होते हैं नो कोवेलेंट फोर्स के द्वारा। द फॉस्फोलिपिड molecules have had which is electrically charged and hydrophilic in nature। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल जो होता है उसके पास एक हेड होता है और एक टेल होता है, ठीक है। तो अभी हम हेड की बात करें तो हेड जो होता है उसमें एक इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है और वो एक हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। बट अ टेल विच हैज नो चार्ज एंड हाइड्रोफिलिक इन नेचर, बट जो टेल होता है उसके पास ना तो कोई चार्ज होता है ना ही वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। इन दिस लेयर द शुगर मॉलिक्यूल इम्बेडेड इन बिटवीन दैम, ठीक है। जो शुगर मॉलिक्यूल होता है वो इन दोनों के बीच में, मतलब जो हमारा फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है जिसमें हेड है और टेल है, तो हेड और टेल के बीच में एक शुगर मॉलिक्यूल पाया जाता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की। हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है हम इसको फिर से रिवाइज करते हैं। प्रोटीन एंड लिपिड से मिलकर बना होता है जिसको हम फॉस्फोलिपिड कहते हैं। कोवेलेंट फोर्स के द्वारा ये आपस में बाइंड होते हैं और उसके बाद इसमें एक हेड होता है, एक टेल होता है। हेड जो होता है उसमें इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं और हाइड्रोफिलिक नेचर का हेड होता है, बट जो टेल होता है उसमें ना तो कोई चार्ज होता है और ना ही वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। और इन दोनों के बीच में, मतलब हेड और टेल के बीच में एक मॉलिक्यूल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, शुगर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब हम इसके फंक्शन की बात करते हैं। तो कुछ फंक्शंस होते हैं हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। क्या करता है, सबसे पहला फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन, प्रोटेक्शन। हमारी सेल को प्रोटेक्शन देता है एंड उसको सेफ्टी प्रोवाइड करता है, ठीक है। सेकेंड है बैरियर। बैरियर का काम करता है हमारा सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कैसे काम करता है कि बाहर से कुछ भी आउटसोर्स से यदि कुछ आ रहा है, कुछ भी डिफॉल्टर आ रहा है जो हमारी सेल को नुकसान पहुंचा सकता है, फिर सेल के अंदर आके हमारे टिश्यू को डैमेज करेगा। टिश्यू को डैमेज, जब टिश्यू डैमेज हो जाएंगे तो हमारा ऑर्गन डैमेज हो जाएगा। ऑर्गन डैमेज हो गया तो पूरा हमारा ऑर्गन सिस्टम खराब हो जाएगा और जहाँ से सिस्टम खराब हुआ तो हमारी बॉडी में डिसीज आ जाएगी। तो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन एक बैरियर की तरह भी काम करता है जो बाहर से यदि कुछ डिफॉल्टर आ रहा है तो उसे वो रोकता है। शेप ऑफ द सेल, हमारी सेल को शेप देने का भी एक काम करता है सेल जंक्शन। हमारी सेल मेम्ब्रेन एक प्रकार से सेल जंक्शन से बाहर से कुछ भी सोर्स आ रहा है, सेंस जो भी सेल कर रही है तो वो कहाँ पे आ रहा है, सबसे पहले एक जंक्शन पे, एक स्टेशन पे। तो सेल हमारे जंक्शन का भी काम कर रही है। सेल मूवमेंट, हमारी सेल का हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट चलता रहता है। तो वो मूवमेंट किसके द्वारा होता है, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। सेल में जो मेम्ब्रेन होती है वो ही हमारी सेल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारी सेल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती है। सिलेक्टिवली परमिएबिलिटी, ठीक है, परमिएबिलिटी भी इसका एक बहुत बड़ा फंक्शन है, इसको हम आगे देखेंगे क्या होता है। एंड इम्पल्स ट्रांसमिशन, मतलब एक इंफॉर्मेशन को दूसरी जगह पहुंचाना है, इधर से उधर पहुंचाने की जो भी इंफॉर्मेशन इधर से उधर, आउटसोर्स से इनसोर्स, इनसोर्स से आउटसोर्स पहुंचाने का जो काम होता है वो भी सेल मेम्ब्रेन का होता है। तो ये तो बात हो गई हमारे सेल मेम्ब्रेन के क्या फंक्शंस होते हैं और क्या उसका स्ट्रक्चर होता है। अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। द साइटोप्लाज्म हैज टू कंपोनेंट्स, ठीक है। फर्स्ट वन इज दैट साइटोसोल, सेकेंड वन इज दैट ऑर्गेनेल्स, ठीक है। तो साइटोसोल क्या होता है आप पहले देख लेते हैं। इट इज द फ्लूइड पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म दैट कंटेन्स वाटर 70 to 90%, आयंस, एमिनो एसिड्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, एटीपी एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। साइटोसोल जो होता है, साइटोसोल में एक बार आपको डायग्राम में दिखा देती हूँ। ये सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एंड अंदर जो भी आपको डॉट डॉट सा दिखाई दे रहा है, ठीक है, इट्स कॉल्ड साइटोसोल। एक प्रकार से केमिकल फ्लूइड होता है जो हमारी सेल में मौजूद होता है, ठीक है। तो ये एक फ्लूइड पोर्शन है, किससे मिलके बना होता है, 75 से 90% तो इसमें वाटर पाया जाता है। कुछ आयंस होते हैं, कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, एटीपीज होते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड होगी हमारी सेल को लाइव रहने के लिए, तो वहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, एटीपी। तो एटीपी होते हैं, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारे पार्ट्स रिमूव करते हैं, ओके। एंड सेकेंड वन इज दैट
ऑर्गेनेल्स में क्या क्या मौजूद होता है? राइबोसोम्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जो स्मूथ एंड रफ दोनों होते हैं, हमने ऊपर देखा था। गोल्गी कॉम्प्लेक्स होते हैं, गोल्गी बॉडी बोल सकते हैं, गोल्गी एपरेटस बोल सकते हैं जो आप चाहे। माइटोकॉन्ड्रिया होता है और न्यूक्लियस होता है। ठीक है, हम एक के बाद एक अब पढ़ते जाते हैं कि क्या कौन सी चीज क्या होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं राइबोसोम्स की। दीज आर टीनी ग्रेन्यूल्स कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। एक प्रकार से टीनी कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं जो आरएनए एंड प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। दे सिंथेसाइज प्रोटीन फ्रॉम अमीनो एसिड यूजिंग आरएनए। ठीक है, ये सिंथेसाइज क्या, अमीनो एसिड, दे सिंथेसाइज प्रोटीन फ्रॉम अमीनो एसिड। ठीक है, जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, किसके द्वारा? अमीनो एसिड के द्वारा, जिसके साथ में आरएनए को वो यूज करते हैं। फिर से मैं आपको समझाती हूँ। दे सिंथेसाइज प्रोटीन फ्रॉम अमीनो एसिड यूजिंग आरएनए। ठीक है, राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं और अमीनो एसिड को बनाते, मतलब अमीनो एसिड से मिलके वो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं और आरएनए का यूज करते हैं। ठीक है, राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोल सकते हैं। ठीक है, आपको जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है उसमें पूछा जाता है कि व्हाट इज फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, तो राइबोसोम इज द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। When this is present in free units is in the cytoplasm, the ribosome make proteins for use within the cell. ठीक है, when this is present in free units in the cytoplasm, the ribosome make protein for use within the cell. ठीक है, जो साइटोप्लाज्म है उसमें ये फ्रीली प्रेजेंट होते हैं और सेल में प्रोटीन को बनाते हैं और उसको फिर वो यूज कर लेते हैं। मतलब क्या, साइटोप्लाज्म जो है वो फ्रीली प्रेजेंट है, राइबोसोम जो है वो फ्रीली प्रेजेंट है, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर, और प्रोटीन को बना रहे हैं और सेल उसको यूज कर रही है। आई रिपीट, राइबोसोम जो है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। ठीक है, और उसके बाद वो प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहे हैं और उस प्रोटीन का जैसे सिंथेसिस कर रहे हैं तो सेल उस प्रोटीन को यूज कर रही है फॉर आवर डेवलपमेंट। सेल के डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन वहां से यूज हो रहा है। राइबोसोम्स आर ऑल्सो फाउंड ऑन आउटर सरफेस ऑफ द न्यूक्लियर envelope and rough endoplasmic reticulum where they manufacture protein for export from the cell. ठीक है, राइबोसोम्स जो हैं वो जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर एनवलप है, उसकी आउटर सोर्स पर भी पाए जाते हैं जहाँ पे वो प्रोटीन का मैन्युफैक्चरिंग करती है और सेल को वो एक्सपोर्ट करती है। ठीक है, अब हम यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ हमने बात करी राइबोसोम की। ये राइबोसोम ऐसा दिखता है स्ट्रक्चर, यदि हम इसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करें तो राइबोसोम हमको कुछ इस तरीके से दिखता है। अब हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। इट इज द सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेनस कैनाल in the cytoplasm. There are two types of endoplasmic reticulum. First one is smooth endoplasmic reticulum. Here is lack of ribosome. Rough endoplasmic reticulum. This is studded with ribosome and that synthesize protein. ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो टू टाइप से होता है। पहला है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, सेकेंड इज रफ एंडोप्लाज्मिक। ठीक है, स्मूथ में राइबोसोम नहीं होता है, रफ में राइबोसोम होता है और वो प्रोटीन की वहां पर सिंथेसिस करता है। राइबोसोम मौजूद होने की वजह से भी इसकी सरफेस क्या होती है, रफ होती है, इसलिए हमने इसको रफ एंडोप्लाज्मिक नाम दिया है। ठीक है, ये डायग्राम में आप देख पा रहे हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम बात करते हैं गोल्गी एपरेटस की, गोल्गी कॉम्प्लेक्स की या गोल्गी बॉडी की। ठीक है, आप जो चाहे बोल सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ स्टैक ऑफ क्लोजली फोल्डेड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक। ठीक है, ये क्या होता है,
स्टैक ऑफ क्लोजली फोल्डेड फ्लैटेड मेम्ब्रेन। ठीक है, ये एक प्रकार से एक मेम्ब्रेन होती है जो क्या होती है, एक सेक के द्वारा बनी होती है। ठीक है, क्लोज फोल्डेड होते हैं, फ्लैटेड होता है। इट प्रेजेंट इन ऑल सेल्स बट इज लार्जर इन दोज सेल दैट सिंथेसाइज एंड एक्सपोर्ट प्रोटीन। ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं पूरी सेल में, बट लार्जर इन दो सेल दे सिंथेसाइज एंड एक्सपोर्ट प्रोटीन। ठीक है, लार्जर सेल में भी ये पाए जाते हैं और वहाँ पे जाके प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं और प्रोटीन को एक्सपोर्ट करते हैं। द प्रोटीन्स मूव्स फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू गोल्गी एपरेटस वेयर दे आर पैक्ड इनटू मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल कॉल्ड सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स। ठीक है, हमारे जो कुछ प्रोटीन हैं जो ईआर पे थे, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे थे, वो वहाँ से मूव होके गोल्गी एपरेटस पे जाते हैं और वहाँ से क्या होते हैं, पैक्ड हो जाते हैं इन मेम्ब्रेन, जिसको हम कहते हैं सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स। ठीक है, द वेसिकल्स आर स्टोर्ड एंड व्हेन नीडेड मोर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू which the proteins are export। ठीक है, the vesicles are stored and when needed more to plasma membrane through which our protein are export। ठीक है, अभी जो प्रोटीन्स जो बन गए हैं पैक्ड फॉर्म में हो गए, ये क्या करेंगे, वेसिकल्स में जाके स्टोर हो जाएंगे और जैसे जैसे हमारे सेल को प्रोटीन की नीड होती जाएगी वैसे वैसे वो क्या करेंगे, गोल्गी एपरेटस जो है कि जो वेसिकल्स है वो उसे धीरे धीरे एक्सपोर्ट करते जाएंगे। ये हमारे गोल्गी एपरेटस कुछ इस तरीके से दिखता है जब हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं। अब बात करते हैं हम न्यूक्लियस की। एवरी सेल इन द बॉडी हैज न्यूक्लियस विथ एक्सपेक्टेशन ऑफ मैच्योर आरबीसीज। ठीक है, हमारी सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर मैच्योर आरबीसी पाया जाता है। स्केलेटल मसल्स हैंड एंड सम अदर सेल कंटेंट सेवरल न्यूक्लियाई। ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर स्केलेटल मसल्स होती है और क्या होता है, सेल कंटेंट सेवरल न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई भी उसमें मौजूद होता है। इट इज द लार्जर ऑर्गेनील ऑफ द सेल एंड इट्स कंटेंट विद इन द न्यूक्लियर एनवलप। ठीक है, लार्जर ऑर्गेनेल होता है सेल का और उसके अंदर बहुत बड़ा न्यूक्लियर एनवलप पाया जाता है। ये आप देख पा रहे हैं हमारे न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। द न्यूक्लियस कंटेन बॉडीज जेनेटिक मटेरियल विच डायरेक्ट ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। ठीक है, हमारा जो न्यूक्लियस है उसकी बॉडी के अंदर जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है जो हमारे सेल के मेटाबॉलिक एक्टिविटी को डायरेक्ट करता है। ठीक है, डायरेक्शंस देता है। हमारी बॉडी में जितने भी जेनेटिक रिलेटेड जो भी काम होते हैं, फंक्शंस होते हैं, वो क्या करता है, हमारे सेल के जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है वो ये काम करता है। ठीक है, these consist of 46 chromosomes which are made up from DNA। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं जो किससे मिलके बने होते हैं, हमारे डीएनए से। अब हम बात करते हैं लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये ऐसा कुछ दिखता है बर्गर जैसा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारी सेल का पावर हाउस है, इसलिए हम इसको पावर हाउस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हम आगे बात करेंगे। दे आर इन्वॉल्व इन द एरोबिक रेस्पिरेशन, the process by which chemical energy is made available in the cell। ठीक है, they are involved in aerobic respiration। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन को करवाने में इन्वॉल्वमेंट इनका होता है और जो प्रोसेस होती है ये केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करवाती है किसको, सेल को। दिस एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी विच रिलीज एनर्जी व्हेन द सेल ब्रेक इट डाउन। ठीक है, दिस एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, ये जो एनर्जी होती है माइटोकॉन्ड्रिया में वो किस फॉर्म में होती है, एटीपी के फॉर्म में होती है और उसके बाद रिलीज करती है एनर्जी को सेल में, और एटीपी जब टूटता है तो सेल को एनर्जी प्रोवाइड होती है।
Synthesis of ATP is most efficient in the final stage of aerobic respiration, a process requiring oxygen. ठीक है, ये जो प्रोसेस होती है इसमें ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, और उसके बाद में जब सिंथेसिस होती है एटीपी की तो फाइनल स्टेज में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और वहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है. तो आज हमने बात करी कि सेल क्या होता है, सेल किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है और उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इसकी क्या थ्योरी होती है, देन इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं. आगे सेल के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. थैंक यू.